ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है वो खुद चलकर नहीं आती। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे एक लेक्चर, और जो कि होने वाला है हमारा 3rd लेक्चर इस यूनिट का। ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर चुके हैं, कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल का। साथ ही साथ अब आप बता भी सकते हो कि सर ये एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक नंबर ये है तो हम इसकी पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप सारी चीज़ें आपको बता देंगे, है ना। और हमने नेमिंग भी करी थी 100 से एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले एलिमेंट की। तो अब हम मेन बात पे आते हैं जो कि है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, है ना। प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से पीरियोडिसिटी आती है। तो बच्चों पीरियोडिसिटी आने का कॉज ही है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन जो है ना वैलेंस शेल की, वो सिमिलर रहती है एक ग्रुप में। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन सेम है तो पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, पहली प्रॉपर्टी आज जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो भाई देखो, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ पे है किस तरीके से, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे हमने बनाया न्यूक्लियस, है ना, ये आपकी रही कोई एक शेल, ये दूसरी शेल इस तरीके से, है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस जगह पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। कौन कौन सी सर, एक तो भाई जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या फील होता है, इस इलेक्ट्रॉन को दो चीज़ें फील होती हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। ठीक, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है। हाँ सर ये बात क्लियर है। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील होता है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रही होती हैं। पहली क्या है, पहली है सर जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका रिपल्शन, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं उनका क्या फील होगा, अट्रैक्शन फील होगा। अब न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज चल के आता है उसी को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, है ना। तो अगर मैं कहूँ आपका चार्ज मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस किस वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट है तो किसी भी एटम पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, जिसका जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि Z है एटॉमिक नंबर, तो एक प्रोटॉन का 1 यूनिट चार्ज, Z प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, Z यूनिट चार्ज। ठीक, तो इसी न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं Z से। न्यूक्लियर चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। बताओ इतनी बात क्लियर है आपको, जी सर, ठीक है। अब क्या सर ये सारा का सारा चार्ज पहुंच जाता है क्या इन इलेक्ट्रॉन्स तक, नहीं यार, बीच वाले जो है ना वो बहुत ही शैतान लोग हैं, वो क्या करते हैं उस चार्ज को रोक के बैठ जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ से कुछ चार्ज चला न्यूक्लियस से और ये जो येलो कलर वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक वो पूरा चार्ज नहीं पहुँचेगा। ये जो पिंक कलर का आपको अंदर वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, वो उस चार्ज को क्या करता है, शील्ड करता है, रोकता है, स्क्रीन करता है, सारी बातें क्या है, सेम है। तो बचा कुचा चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन फील करता है उसको क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझ आ गया। हाँ सर, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ चार्ज, क्यों, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन रोक लेते हैं, वो फील करता है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो इस बात को अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो ध्यान से देखना आप, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, शील्ड कह लो या आप कह लो स्क्रीन, है ना, स्क्रीन का काम करते हैं।
या तो चार्ज को शील्ड करते हैं या फिर इंक्रीज है ना स्क्रीन करते हैं। चार्ज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो चार्ज चल के आ रहा है उसको वो क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। ठीक है, चलो कैसा होता क्यों है, ड्यू टू द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब वो ऑर्बिटल्स की शेप पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं एस ऑर्बिटल की, तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, तो ये क्या करेगी, बहुत ही अच्छे से चार्ज को है जो शील्ड करते हैं, बहुत ही अच्छा शील्डिंग होता है इसका। ठीक है, चलो और देखो आप पी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होता है, एक नोड होता है ना, यहाँ पे इस जगह क्या होता है, नोड। नोड क्या होता है बच्चों, नोड होता है वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब यार इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज चल के आएगा उसको रोकने वाला ही नहीं है कोई, है ना। पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस से चल के आ रहा था उसको शील्ड कौन कर रहे थे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन पी ऑर्बिटल में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो है, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, है ना। और नोड की वजह से ये थोड़ा जो है चार्ज को कम रोकता है। तो देखो यहाँ पे 4 टिक लगाए मैंने, यहाँ पे क्या लगाए, 3 टिक। अब आप देखो डी ऑर्बिटल, वो कैसी होती है सर, वो होती है डबल डम्बल शेप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो नोडल प्लेन देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो और पुअरली क्या करती है, चार्ज को शील्ड करती है। ठीक है, तो समझ आया शील्डिंग होती क्यों है, ऑर्बिटल्स की शेप की वजह से। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज क्या था, न्यूक्लियस से चल के आने वाला चार्ज, बचा कुचा चार्ज जो बैलेंस शेल तक पहुंचेगा, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज को रोक लिया है, वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इतनी बात आप नोट करो, फिर मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लो। चलो पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन और आपको बताता हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो क्या है सर, है ना। The reduced charge, काहे का reduced charge है, the reduced charge felt by valence electrons, या कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, ड्यू टू शील्डिंग ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड स्टार या बुक्स में जेड इफेक्टिव करके भी दिखाया रहता है। ठीक है, कैसे, जेड स्टार से या फिर जेड इफेक्टिव से। ठीक है सर, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यार जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो तो आएगा बाहर तक, और कुछ चार्ज जो है आपका वो शील्ड हो जाएगा। उसको मैं दिखा रहा हूँ किससे, सिग्मा से। उसको किससे दिखा रहा हूँ, सिग्मा से। तो यहाँ पे सिग्मा क्या है बच्चों, वेयर सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट होता है, या कह दो आप क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। यही बताता है कि कितना चार्ज है ना रोका गया है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बात समझ आ रही है, Z यूनिट का चार्ज चला, सिग्मा यूनिट का चार्ज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने रोक लिया, तो Z माइनस सिग्मा यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वही बचा हुआ कुछ चार्ज क्या कहलाता है आपका, Z इफेक्टिव। या बुक्स में इसको Z स्टार से भी दिखाते हैं ना, बुक्स में इसको किससे दिखा रखा होता है, Z स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर Z इफेक्टिव से भी। तो दोनों बातें आप ध्यान रखोगे, ध्यान रहेंगी ना। ठीक है सर, ऑर्डर बता दो सर शील्डिंग का, है ना, कौन कैसे शील्ड कर रहा है उसका ऑर्डर बता दो आप। तो ध्यान से देखो आप, अब मैं आपको ऑर्डर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का अपना डिफरेंट शील्डिंग होता है, तो वो क्या रहेगा, तो वो आपका जो ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको, एस ऑर्बिटल सबसे अच्छे से, देन पी, डी और एफ। तो एफ ऑर्बिटल्स का क्या होता है, सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे बेकार तरीके से क्या है, ये चार्ज को रोकते हैं। सर ये सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड तो पता लग जाएगा, है ना। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है सर।
तो अगर मैं बात करूं आपसे सिग्मा की, ठीक है, तो सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे हम। सिग्मा इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्लेटर्स रूल। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? स्लेटर रूल से, ठीक है। तो ये रूल हमें फॉलो करना है अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं स्लेटर रूल क्या है। इतनी बातें आप नोट कर लो। चलो नेक्स्ट आपको बताते हैं कि क्या है स्लेटर रूल। ध्यान से देखना क्या है स्लेटर रूल। स्लेटर रूल सर अभी तो आपने बताया वो ऐसा रूल है कि जिसमें हमें सिग्मा की वैल्यू मिलती है। हाँ, तो वो रूल क्या है? रूल जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तो अप्लाई कहाँ से करोगे, और अप्लाई नहीं करोगे तो सिग्मा कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो हम इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल लेके बता दूँ मैं आपको। देखो, एग्जाम्पल से पहले रूल ही बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखो आप। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन सबसे पहले, है ना, बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, है ना। उसके बाद क्या करना? देन अरेंज इट, फिर उसको अरेंज कर लेना आप। देन अरेंज इट अकॉर्डिंग टू शेल नंबर। उसके बाद इसको आप कैसे अरेंज कर लोगे? शेल नंबर के ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। आ रही है बात समझ में क्या नहीं? बताओ। जैसे 1s2 2s2, तो 1 वाले शेल अलग, 2 वाले अलग। उसके बाद क्या करेंगे सर, है ना, उसके बाद फिर आप देख लेना। ठीक, तो देखना आप ध्यान से। वैलेंस, वैलेंस कह दें, या देखो एक मैं टर्म बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना आप। जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, ठीक है, जैसे इस तरीके से है, ये देखो, इसको कहा जाता है अल्टीमेट सेल, है ना। इसको क्या बोला जाता है? अल्टीमेट शेल बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल। देन इसको कहा जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल, है ना। तो ये साइंटिफिक कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैलेंस ठीक है बच्चों अपने लेवल पे, है ना, बट अगर आप साइंटिफिक टर्म्स की बात करोगे तो सबसे बाहर वाला शेल क्या होता है? अल्टीमेट शेल होता है, ठीक है। उससे अंदर वाला पेनल्टीमेट, और उससे अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट। ठीक, तो अगर मैं कहूँ आपसे किसके लिए, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे एस और पी ऑर्बिटल के लिए, है ना, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ क्या अल्टीमेट शेल, है ना, ऑफ अल्टीमेट शेल, तो क्या होगा? देखो आप, तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज को रोकेगा ना वो 0.35 के मैग्नीट्यूड से रोकेगा। देखो आप, एस एंड पी, और है ना, फॉर एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ अल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड्स चार्ज बाय यूनिट ऑफ 0.35, मतलब एक यूनिट का चार्ज चला तो 0.35 एस और पी ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन उस चार्ज को रोकेंगे, है ना। केवल टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, क्योंकि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जो निकालोगे वो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को साइड में रख के बाकी बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से जो शील्डिंग हुई होगी उसको आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से। बताओ, है ना। उसके बाद अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल, जो कि पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शील्ड्स बाय यूनिट ऑफ 0.85, ये कितना चार्ज रोकेंगे? 0.85। और बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन शील्ड्स बाय यूनिट ऑफ 1। अब पेनल्टीमेट के बाद जितने भी बचेंगे वो सारे जो हैं वो चार्ज को किस फैक्टर से रोकेंगे? 1 से। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? तो ये स्लेटर रूल है बच्चों, इसको मैं अप्लाई करना बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। अभी पहले आप इस रूल को नोट कर लो जल्दी से। चलो, कर लिया होगा आपने, है ना। आ जाओ फिर आगे। अब इसको अप्लाई करना बताते हैं।
देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई फ्लोरीन का ले लेते हैं, देखना। चलो फ्लोरीन के एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p5। आ रही है बात समझ में या नहीं? हाँ सर आ रही है। चलो फिर अब इसको रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। सबसे पहले रूल क्या कहता था कि आप शेल के ऑर्डर में लगा लो, तो 2 ही तो शेल हैं सर यहाँ पे, ठीक। और हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 2p इलेक्ट्रॉन। 2p के एक इलेक्ट्रॉन पे मुझे क्या निकालना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? s और p ऑर्बिटल्स, और ये क्या है आपका? ये अल्टीमेट शेल है, ठीक है। बताया था ना अल्टीमेट शेल पे टेस्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिस पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने के फैक्टर से रोकते हैं? 0.35 से, ठीक है। तो हम सबसे पहला कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 6 × 0.35 कितना आएगा बच्चों? ये ध्यान से कैलकुलेट करना, मेरी मैथ तुम्हें पता ही है। तो ये आ रहा है सर 2.10। देन सेकंड देखो आप, अंदर तो है ना क्या है? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उससे अंदर वाले चार्ज को रोकते हैं 0.85 के मैग्नीट्यूड से। मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ जाएगा? 1.70, ठीक है। तो अब आप सिग्मा निकाल लो इन दोनों को ऐड करके, कितना आ रहा है? 2.10 प्लस 1.70 कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3.80। ये कितना आ रहा है? 3.80 आ रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना तो आता ही है, क्या सर? Z इफेक्टिव यार क्या होता था? वो होता था Z माइनस सिग्मा। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? Z माइनस सिग्मा। तो Z यानी कि एटॉमिक नंबर जो कि है 9, सिग्मा यानी कि शील्डिंग कांस्टेंट जो कि है 3.80, तो ये कितना आ रहा है? 5.20। देख रहे हो आप s ऑर्बिटल की खतरनाक शील्डिंग, अत्यंत भयंकर है ना, और बेहतरीन क्या चार्ज शील्डिंग। चला था 9 यूनिट का चार्ज, चला था 9 यूनिट का चार्ज, और 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे उन तक कितना चार्ज पहुंचा? उन तक जो चार्ज पहुंचा सर वो था 5.20। देख रहे हो आप हेर फेर, ठीक है। चलो ये तो निकाल दिया सर हमने, है ना। एक और देखो आप, अब निकालो आप Z इफेक्टिव ऑन 2s इलेक्ट्रॉन। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो। कैसे निकालेंगे सर? भाई क्या न्यूक्लियस से जब चार्ज चलेगा तो 2s इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2p भी शील्डिंग करेंगे क्या? नहीं सर, s ऑर्बिटल तो पास में होगी ना न्यूक्लियस के, उसके बाद होगी p ऑर्बिटल्स। तो ये जो है ये यहाँ पे 2s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 2p शील्डिंग का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप निकालो, देखो अब बचा क्या? 2s2, उसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक बचा, तो ये आ गया 0.35, ठीक। ऐसे ही अंदर वाले जो हैं, है ना, अंदर वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो 2 हैं, 0.85 के फैक्टर से रोकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1.70। सिग्मा निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.05। अब निकाल लो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे कितना आएगा? जो है एटॉमिक नंबर 9 माइनस कर दो सिग्मा 2.05, कितना बच रहा है सर? ये बच रहा है 6.95। तो ये क्या है आपका? ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 2s इलेक्ट्रॉन। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं? कह दो कि समझ आ गया, कही दो आज तुम, देखो ठीक है। तो मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता दिया। चलो और देखो आप नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। कहीं पे मतलब ऐसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये, ना कि एनसीईआरटी तो एक ही होती है सर, जेईई नीट की अलग थोड़ी होती है एनसीईआरटी, है ना। तो जेईई नीट की एनसीईआरटी में अलग से ये मेंशन नहीं है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है इसको, ठीक। अच्छा, लेकिन हमने पढ़ा दिया। आ जाओ फिर, कुछ लिमिटेशन भी है इसकी, क्योंकि सबके इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग सेम ही मान लेता है ये,
है ना। तो ये लिमिटेशन भी है इसकी। चलो फ़ायदा देखते हैं, नुकसान तो है ही सर हर चीज़ का है, करते हैं फिर भी, है ना। आ जाओ, एक बार मैं इसका वेरिएशन और बता दूं आपको, है ना। एक हेडिंग आप अपने मन से बना लो यार, क्या, वेरिएशन ऑफ Z इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से वेरी करता है, एक बात आप ये देख लो। पहले मैं बात करता हूँ आपसे अलोंग द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट जब जाओगे तो क्या हेरा फेरी होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। ध्यान से देखना आप सर, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन आ पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, अब ये नहीं कहीं से कहीं चले गए, विद इन द सेम पीरियड में, तो जो Z इफेक्टिव है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। विद इन द सेम पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। कोई पूछेगा नहीं ऐसा क्यों हुआ सर, कैसे मान लें हम, आपने कह दिया और हम मान लें कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा। यार खुद सोचो तुम, जब तुम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है ना, और उसी शेल में ऐड हो रहा है तो उसका शील्डिंग तो लगभग वही रहता है, बट Z की वैल्यू एक एक यूनिट से बढ़ रही है। आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर जो है, जैसे ही आप नेक्स्ट आओगे तो एक के फैक्टर से बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.35 के फैक्टर से कंट्रीब्यूट करेंगे, या 0.85 से, 1 से थोड़ी कर देंगे। 1 से तो सबसे मतलब अल्टीमेट छोड़ो, पेनल्टीमेट छोड़ो, एंटी पेनल्टीमेट वाले 1 के फैक्टर से चार्ज को रोकते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो तो कहाँ ऐड होगा, वो ऐड होगा सर अल्टीमेट शेल में, और अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन किस फैक्टर से चार्ज को रोकते हैं, 0.35 से। ठीक है, तो 0.35 से अगर वो चार्ज को रोक रहे हैं तो उतना माइनस होगा और +1 होगा, है ना, -0.35 +1, फ़ायदा प्लस वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। तो सर डाउन द ग्रुप बता दो, है ना, अलोंग द पीरियड, और क्या डाउन द ग्रुप। चलो ये भी बता देते हैं यार, है ना, ये आपकी इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं। डाउन द ग्रुप आपको बताते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो अब आप चौंक जाओगे, यहाँ कोई भी ज़्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है ना। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट, है ना, Z इफेक्टिव जो है वो आपका ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यार अब शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, साथ ही साथ एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्या कर देती हैं, काउंटर बैलेंस, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे केस बताया था S और P के लिए, तो अगर कहीं पे आ जाता है किसके लिए, फॉर D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कहाँ पे, इन पेनल्टीमेट शेल, कहाँ पे, इन पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट के अंदर वाला, है ना, अल्टीमेट कहो, पेनल्टीमेट क्यों कह रहे हो सर, अल्टीमेट। देखो इन अल्टीमेट शेल दे शील्ड बाय, ये किससे शील्ड करते हैं, देखो, दे शील्ड बाय फैक्टर ऑफ 0.35, वो सॉरी 0.35 ही है ना, हाँ 0.35, एंड रेस्ट ऑल अदर बाय फैक्टर ऑफ 1। डी एन एफ वाले जो हैं वो किसने के फैक्टर से रोकते हैं, 0.35 से। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, वैसे यही है ना, कहीं दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार। हाँ, एफ और इतने में, बाकी सब में 1 से। ध्यान रखना आप इस बात को, निकाल के बताएं क्या,
हाँ सर एक एग्जाम्पल करा देना, चलो इतना नोट कर लो आप, फिर मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ इसका आपको, आयरन का करा देता हूँ, ठीक है। चलो चाय भी आ गई है तो 2 घुट चाय पी ली जाए, नोट करो जल्दी से। तो आप लोग ट्राई करना इसके बाद, ठीक है, आप लोग ट्राई करो फाइंड Z इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आयरन के 3D इलेक्ट्रॉन पे आप निकालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताऊं, देखो ध्यान से, पहले कन्फिग्रेशन लिखो। 26 होता है ना आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। साइंस टीचर रीना कुमारी मांगे फरारी, फरारी 26। लो यहाँ वो आर्गन वाला मत लिख देना, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बट वो रूल क्या कहता है सर? रूल कहता है कि शेल नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना। रूल क्या कहता है? शेल नंबर के अकॉर्डिंग लिख लो। 1s ये, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6। करना क्या, आप d और f को अलग ही रखना है यार, है ना। 3d6 और 4s2। एक बात मुझे ये बताओ, क्या 3D इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4s वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग करेंगे क्या चार्ज? नहीं सर, वो तो उसके बाद है ना, वो तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा सर जो मंजूर खुदा होगा। देखो आप डायलॉग बाजी बहुत करते हो सर आप। देखो 3D का फैक्टर कितना था? D का फैक्टर था 0.35। टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना तो पहला जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 5 इलेक्ट्रॉन का आएगा 0.35 के फैक्टर से, ठीक है। 5 यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि 1.75। अब बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं 6 2 8 6 14 2 16 और 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन 1 के फैक्टर से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से सिग्मा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 19.75। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ जाएगा? 26 माइनस 19.75 यानी कि 6.25। कितना आ जाएगा? 6.25 विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, नोट कर लो इसको। यार ये 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने, इसी पे तो निकालोगे। अगर आता पेरीफेरी, क्या आता बच्चों? पेरीफेरी आता, तब क्या करते? देखो आप, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, ध्यान से देखना आप। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता, एंड अब करा ही रहे हैं तो यार पूरा ही करा देते हैं। एंड पेरीफेरी ऑफ आयरन, ठीक। तो ये कहाँ निकाला हमने? 3D पे निकाला है। ये Z इफेक्टिव कहाँ पे आया है? 3D वाला आया है, ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे पेरीफेरी की। बताओ, बता दूँ? कहाँ पे बताओगे सर? यहाँ बता देते हैं, देखो। तो पेरीफेरी का मतलब क्या होगा सर? ठीक है, पेरीफेरी का मतलब क्या होगा भाई? पेरीफेरी का मतलब है कि बिल्कुल बाहर, है ना। पेरीफेरी मीन्स इंक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्टीमेट शेल। आप यहाँ पे क्या इंक्लूड कर लोगे? टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड कर लोगे। किसका? अल्टीमेट शेल का। तो कर लो फिर, 1 निकालो पहला कंट्रीब्यूशन। 2, तो ये S वाले कितने से रोकते हैं? 0.35 से। कितना आ जाएगा? 0.70। देन बाकी उससे पेनल्टीमेट शेल वाले 0.85 से, 6 6 12 2 14, है ना, 0.85। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना बच्चों, क्या आएगा। उसके बाद बाकी जो हैं आपके, ये 6 2 8 2 10, ये 1 के फैक्टर से रोकेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना आ रहा है? बताओ, कैलकुलेटर से करूँ मैं? देखना आप ध्यान से।
तो हमारी मैथ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेटर से। 14 इंटू 0.85 और ये कितना आ रहा है 11.9। इन सबको ऐड कर दो ताकि यहाँ से क्या आ जाए सिग्मा, कर दो ऐड, प्लस 0.70 है ना, 0.70 प्लस 11.9 प्लस 10 कितना आ रहा है 22.6 आ रहा है। तो Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा पेरीफेरी पे 26 माइनस 22.6 है ना। कितना चार्ज पहुंच रहा है, चार्ज पहुंच रहा है 3.4 है ना। कितना चार्ज पहुंच रहा है 3.4 चार्ज पहुंच रहा है, इतना ही तो आएगा, देख लो आप। तो पेरीफेरी और 3D में कितना अंतर आ गया। तो सारी बातों को ध्यान रखना, क्या पूछा है, पेरीफेरी पूछा है या फिर है ना इलेक्ट्रॉन पे पूछा है, नोट कर लो। रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आ जाओ जी। ठीक, तो याद आ गई चीज़ें। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे जो कि क्या है, एटॉमिक रेडियस। सर रेडियस तो हम सर्कल में पढ़ा करते थे है ना, रेडियस हम किस में पढ़ा करते थे, सर्कल में। तो मैं आपको सर्कल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो क्या पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस है ना। तो देखते हैं चाय ख़त्म करने के बाद, आ जाओ देखते हैं। इसको साइड रख दें ताकि ले जाएं भाई साहब है ना। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम कराएंगे तो ध्यान से देखो आप, क्या होती है एटॉमिक रेडियस, पहले समझ लेते हैं इस बात को, देन आगे बात स्टार्ट करेंगे। देखो अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो ये क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है ना। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू है ना, टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, या आप कह दो अल्टीमेट शेल। तो क्या होती है एटॉमिक रेडियस सर, अरे यार न्यूक्लियस के सेंटर से सबसे बाहर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, अल्टीमेट, मतलब वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये बच्चों इतना आसान काम नहीं है ना, जितना आप सोच रहे हो। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि जो है ना इलेक्ट्रॉन की वो कोई फिक्स तो है नहीं ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। दूसरी बात, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है ऑर्बिटल की। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग रेडियस को आराम से मेज़र नहीं कर पाते हैं। लेकिन बट मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा सा ना इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला है ना। क्या है, दोस्त है या वो है, दो पता नहीं सर, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो वही वाली बात है कि रेडियस निकालना जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। बट मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। अब कोई बाउंड्री तो डिफाइंड है नहीं सर, है ना, जो हम बता दें। तो इनकी क्या है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, जिस वजह से रेडियस को मेज़र करना इजी नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो फिर कैसे करते हैं सर, अगर नहीं है तो करते तो होंगे ना, तो हम बताते हैं आपको। देखो इट इज़ मेजर्ड, पूछ लिया अगर किसी ने, अगर इट्स कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर कैसे आप काम चलेगा, है ना। तो काम चलाते हैं, इट इज़ मेजर्ड थ्रू XRD होता है बच्चों, एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, या फिर और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM, ठीक है। या फिर इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, रेडियस को मेज़र कर लेते हो, या तो XRD या फिर STM।
ये दोनों मेथड हैं जिनकी हेल्प से एटॉमिक रेडियस को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है मैंने बता दी है ना, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की है ना, गाली मत बकना यार कि सर ने अब बाद में ऐड करा रहे हैं, कहीं पे कर लेना ऊपर नीचे है ना साइड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो एट इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी तो कहाँ तक नापें सर, है ना। तो फिर XRD कर लो या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आता है लगा लो। एटॉमिक रेडियस क्लियर हुआ। अब हमें पता है एटम अकेला तो रहता नहीं है ना, उसका तो बाल विवाह हो रखा है, मतलब पहले से उसका बॉन्ड बना हुआ है। कोई भी एटम जो है वो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता है, ठीक है। तो क्या है सर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, जो भी बॉन्ड बनाएगा हम उसमें अलग अलग तरीके से क्या डिफाइन करेंगे, रेडियस डिफाइन करेंगे। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लो, फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस बताता हूँ। छाप लो जल्दी से भाई, छाप लिया होगा, छापना ज़रूर है क्योंकि बाद में फिर दिमाग में जब छापना होगा ना इसको तो हमारी कॉपी में छपा हुआ होना चाहिए। कोवेलेंट रेडियस को देखो आप, क्या होती है कोवेलेंट रेडियस। यार कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो कैसे बनता है, बताओ, जानते हो नहीं जानते हो, ध्यान से देखना आप, कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। सर कोवेलेंट बॉन्ड अगर इस तरीके से है, ठीक, तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। मतलब क्या है सर, मतलब ये है यार कि दोनों जो एटम होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि ये रहे ए भाई साहब, और थोड़ा सा डाइग्राम सही कर लेते हैं। देखो ये रहा आपका ए एटम, उसका न्यूक्लियस, ठीक। सिमिलरली दूसरा है भाई साहब, और इन्होंने क्या कर रखा है, ओवरलैपिंग कर रखी है। तो यही क्या होता है, यही वाला जो ओवरलैप वाला रीजन है वहीं पे आप क्या कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। सर इसको कहा जाता है, नहीं, इसको तो कहा जाता है भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ क्या है बच्चों, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो सर कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, इसका आधा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से कोवेलेंट रेडियस कितनी हो गई, आधा कर दो सर इसको, ये चीज़। तो ये चीज़ क्या है अपने पास, कोवेलेंट रेडियस है। बताओ, बहुत चुन्नू पुन्नू सा लिखा है, दिख रहा है आपको, देखें तो जाके स्क्रीन पे ज़रा सा, चलो दिख जाएगा यार, है ना। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से देख लेना आप, समझ आ रहा है कोवेलेंट रेडियस। हाँ सर आ तो रहा है। चलो फिर भाई सिंपल है, दो एटम्स ने जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उनके सेंटर्स के डिस्टेंस का हाफ कर दो, वहाँ से क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा केस हो सकता है आपका फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा केस क्या होगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होगा, मतलब जिसमें जो दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बना है वो दोनों एक जैसे नहीं हो। मान लो एक कुछ अलग है ना, दूसरा कुछ अलग है। अब क्या करोगे सर, साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप वो नहीं कर सकते। यहाँ तो भले ही तुम्हें अलग अलग दिख रहे हो लेकिन दोनों एटम्स हमारे क्या थे, सेम थे, ए और ए। लेकिन यहाँ क्या है, एटम्स अलग अलग हैं, ये रहा ए एटम, ये रहा बी एटम। अब क्या करोगे, सोचो ज़रा, बताओ, सोचो ज़रा सोचो, ये क्या हुआ है, ए और बी के डिस्टेंस का हाफ कर दें क्या, नहीं, बताओ, जैसे यहाँ किया था। सर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बताओ कैसे होगा फिर, सोचो थोड़ा सा, आ रहा है कुछ समझ कि नहीं, बता दो यार। मैं बताऊं, देखो इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना चाहिए। किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ध्यान से देखना आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज किस हिसाब से होगा सर हमें, देखना अभी ध्यान से।
देखो क्या करेंगे, हवन करेंगे क्या? हवन तो नहीं करेंगे सर। देखो रेडियस कैसे आएगी, जो अकेले ए की रेडियस हो रही होगी ना, जब ए ने अपने ही दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा, बी की रेडियस जो रही होगी उसको माइनस कर देना आप 0.09, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। देख लें एक बार ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, सही फॉर्मूला लिखा है हमने बिल्कुल। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है सर? देखो RA2 जो है वो है कोवेलेंट रेडियस, ये तो आप निकाल सकते हो ना सिंपली हाफ करके A2 की। RB2 क्या है? कोवेलेंट रेडियस ऑफ B2। काई ए क्या है ना? काई ए है सर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए। और काई बी क्या है? सिंबल काई बोलते हैं इसको, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ध्यान रहेगा बच्चों, हेट्रोडाई एटॉमिक में हालांकि ये कहीं पे मेंशन नहीं है बुक्स में, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं, मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट तो हैं जो हमें ऊपर लोगों से सर ऊपर रखेंगे, वरना ये चीज़ तो सभी लोग पढ़ाते हैं। लो ना नया चीज़ आपके सामने। ठीक है, तो होमो में जस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेयर डी इज़ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डी क्या है बच्चों? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, या इसी को कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। और RC तो आपकी है ही क्या? कोवेलेंट रेडियस है ना। RC क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। बताओ, कोवेलेंट रेडियस क्लियर हो गया? नोट कर लो, देन आगे बात करते हैं जल्दी से बच्चों। ठीक है, चलो नोट कर लेना पॉज करके। कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या आता है? अब आता है वेंडर वॉल रेडियस। देखो वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं? जब भी कोई दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? नॉन पोलर। ठीक, फॉर टू नॉन पोलर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, क्या होता है यहाँ पे? वेंडर वॉल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। इनमें क्या होता है बच्चों? वेंडर वॉल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है सर ये वेंडर वॉल इंटरेक्शन? तो ध्यान से समझो आप। वेंडर वॉल इंटरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि ये रहा आपका एक हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम है ना, इसकी ये रही शेल। तो अभी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहीं इधर उधर घूम रहे थे। सिमिलरली दूसरा हीलियम था, इसके इलेक्ट्रॉन भी कहीं इधर उधर घूम रहे थे। कुछ समय के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन हीलियम के कहाँ आ गए? इस जगह आ गए। जहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे मैं उसको थोड़ा सा हेल्दी बना दे रहा हूँ। ठीक, ये इस जगह क्या आ गए? हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए नेगेटिव पार्ट बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट। यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा यार कुछ ऐसा करो, सेटिंग करवा दो हमारी, है ना, मतलब हमारी बात करवा दो इससे। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं जी, बिना चाय पानी के क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे। अब नीचे स्टार लगा हुआ था, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड थी। क्या था? चाय पानी के साथ में स्टार लगा हुआ था जो कि दिखा नहीं। ठीक, उन्हें कहा था कि मैं कराऊंगा थोड़ी देर के लिए बात। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इन्हें सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो इन्होंने कहा तुम ऐसा करो, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ कर लो, तुम्हारी सेटिंग इस हीलियम के साथ हो जाएगी। इन्होंने कहा क्या इतना आसान है? ने कहा हाँ। तो देखो आप ध्यान से, ये रहा आपका हीलियम, कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? चलो कोई बात नहीं, खाते पीते घर का हीलियम। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। इनसे कहा कि आप अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ कर लो। किस तरफ? इस तरफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है वेंडर वॉल इंट्रैक्शन या वेंडर वॉल फोर्सेस। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वेंडर वॉल फोर्सेस कहा जाता है। अलग अलग तरीके की होती हैं, ये तो एक तरीके की है, क्या? लंदन फोर्सेस हैं।
ये क्या है आपकी लंदन फोर्सेस। और भी होते हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ देर के लिए डाइपोल हुआ है क्रिएट, तो ये क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कुछ देर के लिए। और ये क्या है इंड्यूस डाइपोल, देखा देखी, तो इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन भी बोला जाता है। तो ऐसे केस में जो दोनों हीलियम के आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, उसका जब हाफ कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, वेंडर वॉल रेडियस आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, वेंडर वॉल रेडियस। बताओ इतनी बात क्लियर है सर। और कोई एग्जांपल और देख लो आप, ठीक है। ये रहा आपका Cl2 मॉलिक्यूल, ये क्या रहा Cl2। ऐसे ही एक Cl2 और था अपने पास, तो अब इनके जो थे ना, ये सेंटर से डिस्टेंस ये d था, तो इस केस में वेंडर वॉल रेडियस क्या हो गई, d/2। तो ज़रूरी नहीं है कि दो नॉन पोलर एटम्स में भी हो, है ना। वेंडर वॉल रेडियस आप कहाँ पे मेज़र कर सकते हो, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी मेज़र कर सकते हो। बताओ आ रही है बात समझ में। तो वेंडर वॉल रेडियस आप लोगों ने देख लिया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की, ठीक है। चलो नोट कर लेना आप लोग। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, मेरे ख्याल में मेटेलिक रेडियस है क्या, देखना, हाँ मेटेलिक रेडियस है। तो जैसे वेंडर वॉल रेडियस समझने से पहले हमने क्या समझा था, वेंडर वॉल इंटरेक्शंस, तो वैसी मेटेलिक रेडियस पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग होती कैसे है। एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जिसमें कि मेटल आयंस जो हैं वो आपके फ्लोट कर रहे होते हैं। हमने बहुत छोटा सा समुद्र बनाया है, ऐसे बहुत पूरा बोट ऑक्यूपाई हो सकता है, ऐसा समुद्र बन सकता है, ठीक। आदि ना अंत है जिसका, वही है ये समुद्र, ठीक। तो यहाँ से देखो आप, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रहा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इनके का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी आपके सामने, मेटेलिक रेडियस। बताओ आ रही बात समझ में, है क्या सर ये। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है। यूज होता है ये, यूज्ड टू एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्डिंग। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इनको बोला जाता है कर्नल्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, कर्नल्स बोला जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। चलो पढ़ ली सर, बस इतना सा था, हाँ इतना सही था, मतलब मेटेलिक रेडियस इतना सा था। अब तक जो आपने तीनों रेडियस पढ़ी हैं उसमें मुझे बता दो साइज़ का ऑर्डर क्या रहेगा, बता ही दो आज, ठीक है। वेंडर वॉल रेडियस, अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, कंपेयर करो कोवेलेंट रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस, करो कंपेयर। बताओ कोवेलेंट बॉन्ड सर ओवरलैपिंग से बना था, वेंडर वॉल इंटरेक्शन दूर दूर से आईएलओ हो रही थी, है ना। मेटेलिक बॉन्डिंग में रिलेटिवली फिर भी क्या रहेंगे, जो हैं वो कर्नल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे। तो ध्यान से देखो आप, ऑर्डर क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा होंगी वेंडर वॉल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, और सबसे कम क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। आ रही बात समझ में या नहीं। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग इसको हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो हमने एटम्स के केस में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में क्या पढ़ ली, रेडियस। अब हम बात करने जा रहे हैं आइंस के केस में। तो आप लोग तैयार हो जाना जल्दी से, तैयार तो हो ही, है ना, तैयार तो हो ही, तुम ऑनलाइन क्लास में तैयार होकर बैठते हो। देखो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। तो नाम से पता लग रहा है सर कि एटम्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, आयंस की। तो आयंस क्या होते थे सर, आयंस होते थे चार्ज पार्टिकल, है ना। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब चार्ज जो है ना सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एनायन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो कैटाइंस के केस में पढ़ लें, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो पहले बात करेंगे हम कैटाइंस के केस में, समझना आप ध्यान से।
तो ये रहा सोडियम, ये रही इसकी कन्फ्यूग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। कैटाइन कैसे बनता है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ये लो, अब क्या कन्फ्यूग्रेशन रह गई इसकी 1s2 2s2 2p6। नज़र आ रहा है कि नहीं? साफ साफ नज़र आ रहा है सर। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो वैलेंस शेल से निकलेगा, 3s से निकल गया। अब ना रहा 3s इलेक्ट्रॉन, शेल रही होगी है ना, बट क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी। तो हम तो रेडियस वहाँ से वहीं तक नापेंगे ना जहाँ तक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है सर, तो साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 शेल का साइज़ क्या होगा? कम। तो हमें पता तो लग गया सर कि कैटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पेरेंट एटम, और इसको क्या बोल दिया? कैटाइन। तो कैटाइन का साइज़ अपने पेरेंट एटम से क्या होता है? छोटा। और सर साइंटिफिक कोई रीज़न दो ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा था, देखो प्रोटॉन्स उतने ही हैं, प्रोटॉन्स उतने ही हैं। पहले उन्हें 11 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो बताओ कहाँ पे वो अच्छे से उस पर पुल एट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएंगे? एक बार 11 लोग 11 को खींच रहे हैं, एक बार 11 लोग 10 को। तो सर ऑब्वियस है जब 11 लोग 10 को खींचेंगे तो एट्रैक्शन अच्छा होगा, एट्रैक्शन अच्छा होगा तो वो लोग पास में आएंगे, पास में आएंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है। तो इसीलिए है ना, रेडियाई ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अपने पेरेंट एटम से कैटाइन की रेडियस क्या होती है? हमेशा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एनाइंस की बात कर लो। किसकी बात? एनाइंस की। सर एग्जाम्पल लो कोई। Na के साथ Cl अच्छा लगता है, जैसे पिंक कलर के साथ ब्लू कलर, मतलब अपना अपना है ना सर। आप क्या अपना मतलब? क्लोरीन देखो 17, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कराया, कन्फ्यूग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये रही आपकी कन्फ्यूग्रेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दोगे तो एक्स्ट्रा हो गया इलेक्ट्रॉन, तो कन्फ्यूग्रेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन क्लोरीन भाई साहब या बहन जी जो भी हैं इन्होंने एक्वायर कर ली। अब क्या होगा सर? शेल सेम है, तो यार अब आप देखो ना, पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तो बताते क्यों नहीं हो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा? सर जब 17 इलेक्ट्रॉन 17 को पुल करेंगे, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियाई ऑफ एनायन इज़ always greater than its parent atom, है ना। हमेशा क्या होता है? रेडियाई एनाइन की जो है वो ग्रेटर होती है उसके पेरेंट एटम से। बताओ, ये दोनों कंक्लूजन्स ध्यान रखोगे ना, नोट कर लो। फिर मैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। जल्दी करो यार, है ना, आ जाओ। चलो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। क्या होंगी सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़? यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ मैं आपको पढ़ा तो चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, है ना। जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके लिए आप एक बात ध्यान रख लो, जो साइज़ है ना, साइज़ जो है वो क्या रहेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नेगेटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा पॉजिटिव चार्ज की। ये बात ध्यान रख लोगे, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, ठीक है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ही होता है ऐसा। तो देखो सर एग्जांपल लिखो आप, तो अप्लाई करते हैं, देखना ध्यान से। है ली ना की रब से फरियाद, ये लो Na+ Mg2+, ठीक है। फिर कौन आएगा, बैगन आलू, ये लो। उसके बाद कार्तिक, ठीक है, नेपाल पाकिस्तान क्या रहा ये, चलो इसी में कंपेयर कर लेते हैं। देखो कंपेयर करके बताओ। 11 नॉर्मल स्टेट में होते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। 12 नॉर्मल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 10। 13 नॉर्मल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो ये किस कैटेगरी में है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। अब कैसे साइज कंपेयर करेंगे सर, ध्यान से देखो आप। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, उतना कम क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज, यानी कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं। क्या हुआ होगा, हुआ यार ये होगा कि यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन 10 पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ 12 10 पे, यहाँ 11 10 पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है ना, Z की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए। सर कोई नेगेटिव वाला ले लो आप, देखो N3- O2- और क्या है, F- है। यहाँ चेक करो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं, चेक कर लेते हैं सर। एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। एटॉमिक नंबर 8 है, 10 हो गए। एटॉमिक नंबर 9 है, 10 हो गए। हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज, क्या, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज। तो देख लो आप, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का क्वेश्चन अभी देखना भर भर के आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले कुछ ना समझ आए ना और आयंस हों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लेना, देख लेना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज़, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखोगे और इनको कंपेयर कर लोगे, ठीक। चलो देख लो एक बार, लिख लो आराम से, ठीक है। आ जाओ फिर। अब क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियस। किन किन फैक्टर्स पे रेडियस डिपेंड करती है। तो यहाँ मैं आपको एक निमोनिक दे रहा हूँ कि किन किन फैक्टर्स पे रेडियस डिपेंड करती है। ध्यान से देखना आप। निमोनिक अपना रहेगा कुछ इस प्रकार, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार। देखो माइन है ना, और माइन में नंबर ऑफ सेल्स। देखो निमोनिक में मैंने आपको बता रखा है कैपिटल लेटर्स का रोल होता है हमारे निमोनिक्स में, सर बताया तो है आपने, ठीक है। देखो फिर एम से क्या मतलब है सर, है ना, एम से क्या मतलब है। तो एम से मेरे लाल मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। एम से क्या मतलब है, एम से मतलब है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है सर मल्टीप्लिसिटी, अबे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही तो होती है मल्टीप्लिसिटी। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कहाँ पे साइज़ या रेडियस जो है वो ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान रखना। देखो आप गंदा सा रुमाल निकाल के मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से देखो आप। अभी मैंने ये दोनों एंड पकड़ रखे हैं, है ना। अभी क्या पकड़ रखे हैं मैंने, दोनों एंड। वो सांड नहीं हो तुम, जो मैं सांड ऐसे करके इधर को दिखा रहा हूँ और वहाँ से सांड आएगा नया। रुमाल भी सफ़ेद है सर, है ना आपका। देखो ये दो एटम मान लो कार्बन के, अभी इनके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, हवा में लहर भी रहा है ये, तो इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो देखो आप, दो हो गए ना फोल्ड, दो वजह से दो एंड ज्वाइन हो गए इसके दो इससे, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। बट ये एटम्स क्या आ गए, क्लोज आ गए। मैं और इसको ट्रिपल बॉन्ड बना, ये लो, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सर आप नंबर ऑफ मतलब बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ाते जा रहे हो, एटम्स को पास आना पड़ रहा है, पास आना पड़ रहा है, मतलब साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, एट लास्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है, जो आपकी क्या है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन्वर्सली, इन्वर्सली। अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम। तो m का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है। देन I से देखो आप, I का मतलब है बच्चों आयनिक
करेक्टर कह लो या पोटेंशियल कह लो, है ना, क्या है, आयनिक पोटेंशियल। और इससे भी जो है वो क्या है आपका, साइज इन्वर्सली रिलेटेड है। क्या होता है सर आयनिक पोटेंशियल बच्चों? आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज और साइज का रेशो। ध्यान रखना इस बात को। एन क्या है? एन क्या है सर? एन है नंबर ऑफ शेल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। तो जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी उतनी ज़्यादा साइज होगा, है ना, ये भी कोई बात है सर। ई क्या है? ई है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ई क्या है? ई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके हिसाब से कैसे वेरी करेगा सर साइज? भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तुम देख के ही आए, जितना ज़्यादा चार्ज पहुंचेगा बाहर तक उतना ज़्यादा क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना साइज़ क्या हो जाएगा, कम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साइज़ क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चारों फैक्टर्स आपने देख लिए माइंड में क्या क्या है। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, आई स्टैंड्स फॉर आयनिक करेक्टर, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल्स एंड ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन्हीं को अप्लाई करना कहीं पे भी अगर आपको क्या करना है, रेडियस को कंपेयर करना है। ठीक है, रब कर रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इसका वेरिएशन देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो वेरी कैसे करती है ना। तो अलोंग द पीरियड जनरली मैं बात करूँ, ठीक, जनरली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में चलते हो, ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ होता है। किस वजह से? ड्यू टू, है ना, किस वजह से होता है बच्चों? ये होता है Z इफेक्टिव के बढ़ने की वजह से। अभी दिखाया था ना वेरिएशन में कि लेफ़्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और आप देख के आए हो Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो वही बात मैंने लगा दी यहाँ पे। जनरली क्या है, एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी वही बताने के लिए तो खड़े हैं। ये तो आप 10th में भी पढ़ चुके होगे, है ना, सिलेबस में, मतलब बुक में था, बोर्ड के सिलेबस में नहीं था। ठीक है सर, तो बताओ आप क्या क्या एबनॉर्मलिटी है, बता दें। हाँ देखो, अप टू ग्रुप 17, और ये भी कहाँ तक होता है, ग्रुप 17 तक। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स के लिए हम क्या मेजर करते हैं, वेंडर वॉल रेडियस। यार याद करो, नोबल गैसेस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है, तो फिर उनकी कौन सी रेडियस मेजर करोगे आप, वेंडर वॉल रेडियस। और अभी अभी मैंने कंपैरिजन करवाया था, सबसे ज़्यादा होती है वेंडर वॉल रेडियस, देन उससे कम मेटेलिक और सबसे कम कोवेलेंट। ठीक, तो यहाँ से बिकॉज ग्रुप 18 एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इसके लिए हम क्या मेज़र करते हैं, एंड फॉर देम वी मेज़र वेंडर वॉल रेडियस। इनके लिए क्या मेज़र करते हैं हम, वेंडर वॉल रेडियस मेज़र करते हैं। आ गई सर बात समझ में? ठीक है, तो ये तो जनरल बात थी। अब एबनॉर्मलिटी की आप बात कर रहे हो, वो भी बता दो सर कहाँ कहाँ पे एबनॉर्मलिटी होगी। तो ध्यान से देखो, अब मैं आपके लिए बात करने जा रहा हूँ एबनॉर्मलिटी की, है ना, एबनॉर्मलिटी इन ट्रेंड। एक्सेप्शन कहना मैं सही नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन क्या होता है यार, एक्सेप्शन वो होता है जिसका कि मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको ना दे पाऊँ, है ना, जिसको मुझे आपको रटाना हो, वो एक्सेप्शन है ना जी। एक्सप्लेनेशन है, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा फिर समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं समझ आएगा फिर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर तक इसका रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले फिर करेंगे जब कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। तो देखो आप, एबनॉर्मलिटी इन ट्रेंड, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली 3D सीरीज़ के लिए। किसके लिए? 3D सीरीज़ के लिए। ध्यान देना बच्चों,
किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? 3D सीरीज़ के लिए। लिखो तो एलिमेंट एक एक करके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। दिख रहा है ना लास्ट तक आप सबको? ठीक है। 21 एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन लिखूं तो आर्गन 18, 4s2 3d1 ये आएगी। ठीक है, यहाँ क्या आएगी? 4s2 3d2, आर्गन को स्किप कर दिया मैंने। यहाँ क्या आएगी? 4s2 3d3। और इस तरीके से चलते 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 कुछ दूर है ना, देखो 4s1 3d5 क्रोमियम का होता था ना, एक्सेप्ट एबनॉर्मली हाफ फील्ड स्टेबल। ठीक है, 4s2 3d6। यहाँ तक क्या था? 3d5 तक की जो कहानी थी ना वो ये थी कि अभी तो जो है एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहा था, किन में? डी ऑर्बिटल्स में, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ तक बच्चों डोमिनेट कर रहा था आपका Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ रहा था जिसकी वजह से साइज़ क्या हो रहा था? कम हो रहा था। देन कहानी आ गई आपकी इसमें, आयरन से लेके कोबाल्ट, कोबाल्ट से लेके जिंक, निकल, यहाँ पे साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहा। क्यों? अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ से, ध्यान से देखना आप, पहले से ही वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस जगह जाएगा जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन बैठा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 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 नेगेटिव, रिपल्शन रिपल्शन, तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ता है, और साइज़ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे साइज़ क्या रहता है? कांस्टेंट। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ 4s2 3d9 और फिर 4s2 3d10, तो यहाँ पे क्या होता है? रिपल्शन जो है वो डोमिनेट कर देता है किसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, और साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में या नहीं? 3D सीरीज़ में यार लेफ़्ट टू राइट मैंने लिख ऐसे दिया, बट आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कहाँ लिखे हैं? लेफ़्ट टू राइट लिखे हैं। तो उसमें मैंगनीज तक जाने तक साइज़ कम होता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होता है। जैसे ही एक बार डी ऑर्बिटल क्या हो गई? हाफ फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने लगेगा, साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, तो जिसकी वजह से साइज़ क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया। देन उसके बाद रिपल्शन जो था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा डोमिनेट कर गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो साइज़ क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये ट्रेंड आप ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको। देन हम और कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उस पर चर्चा करेंगे, जल्दी देख लो आप लोग। ठीक है, देख लिया ना? कंक्लूजन ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर रब कर देते हैं इसको और आपको बताते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप। तो पहले तो वही इतना जनरल वाला बताता हूँ मैं। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चों? जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल नंबर क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। तो शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से साइज़ भी आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज। बाकी एबनॉर्मेलिटी तो यार हर जगह है, तो बस फिर उसी एबनॉर्मेलिटी को समझाने के लिए हम हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी इन ट्रेंड्स की। रिलायंस ट्रेंड्स नहीं है जहाँ से तुम कपड़े लेके आते हो, है ना? देखना ध्यान से। बोरॉन क्या होती है कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 होता है ना एटॉमिक नंबर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्या होता है सर? एल्यूमिनियम होता है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गाजर यानी कि गैलियम ये होता है 31। तो यहाँ पे पहले क्या भरी होती हैं? 3s2 3p6 4s2
3d10, ठीक है। तो अगर मैं इसको सही से लिखूं, अगर तरीके से लिखा जाए तो देखना ध्यान से, क्या 3d10 4s1। तो गैलियम में आते आते क्या होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जब 4s में जाता है तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे हुए होते हैं, d में। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर याद हो तो s का सबसे अच्छा शील्डिंग होता था, p का उससे बेकार, d का उससे बेकार। तो d ऑर्बिटल्स का क्या होता है, सबसे पुअर शील्डिंग होता है, मतलब चार्ज चलेगा, है ना, तो d ऑर्बिटल्स जो हैं वो चार्ज को क्या करेंगे, चार्ज को रोक लेंगे नहीं जी, पुअर शील्डिंग है, चार्ज को रोकेंगे ही नहीं, चार्ज आगे तक चला जाएगा। आगे तक चला जाएगा तो वैलेंस शेल क्या करेगा, अच्छा खासा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, और ऑर्बिटल्स जो हैं वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आएंगी, मतलब साइज में आपको क्या है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जनरली होता क्या है कि गैलियम का साइज कम रहता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो देख लो आप, इन गैलियम d orbitals are completely filled, है ना, which have poor screening, है ना, जिनका क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग होता है। तो जिस वजह से क्या होगा, फिर मैं यहाँ पढ़ता आ रहा हूँ आपको, सो Z effective felt by 4s इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और क्या हो जाता है, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा सर, देखो आप, बोरॉन और एल्यूमिनियम, फिर गैलियम का साइज बड़ा हो जाएगा, देन एल्यूमिनियम का, फिर तो इंडियम और थैलियम आपका है ही। आ रही है बात समझ में, थैलियम नहीं टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहता है। और कहाँ एबनॉर्मलिटी है सर, और यार आपकी एबनॉर्मलिटी में बताऊँ, 3D से 4D जब आप आते हो, 3D से 4D जब आप आते हो तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। 3D सीरीज़ से अगर 4D सीरीज़ में आते हो तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब 4D से 5D में जाते हो तो साइज़ जो है वो कांस्टेंट रहता है ना, या मैं कह दूं साइज़ जो है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और डिक्रीजेस, साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो कहाँ से नहीं होता है, यहाँ देखना, स्कैंडियम और फिर यारी ज़रा निभाना मोट तक वाला इथेरियम, फिर ला हफ्ता, ठीक। यहाँ से यहाँ तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, यहाँ भी इंक्रीज़ होता है, यहाँ से यहाँ साइज़ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ से यहाँ भी क्या हुआ, साइज़ इंक्रीज़ हुआ। बट जब आप इधर आए टाइटेनियम में, ठीक है, यारी ज़रा निभाना, तो यहाँ तो क्या हुआ, साइज़ बढ़ा, ठीक है, ला हफ्ता। लेकिन हॉफनियम में क्या हो गया, साइज़ जो हो गया वो डिक्रीज़ हो गया। आ रही है बात समझ में या नहीं। ये 3D सीरीज़ है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाली, ये 4D है, इट्रियम, जिरकोनियम, है ना, नायोबियम। ये क्या है, 5D, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम। तो जब हम 3D से 4D आए साइज़ बढ़ा, 4D से 5D आए साइज़ बढ़ा, किस में, स्कैंडियम, यूटेरियम और लेंथेनम में। लेकिन जब हमने बात करी टाइटेनियम से जिरकोनियम के लिए तो साइज़ बढ़ा, लेकिन जिरकोनियम और हॉफनियम में साइज़ क्या हो गया, कम। तो ऐसा क्या हुआ सर, इसी चीज़ को कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ये जो होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। समझा देता हूँ मैं आपको क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान से समझना आप। जब आप लेंथेनम को देखते हो तो एटॉमिक नंबर होता है 57, जब आप हॉफनियम को देखते हो तो एटॉमिक नंबर होता है 72। अब होता क्या है, बीच में रह जाते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच में कौन आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसका क्या मतलब है, F ब्लॉक एलिमेंट से क्या मतलब है सर आपका, F ब्लॉक एलिमेंट से भाई मेरा नंबर मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जाएंगे तो उनका क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग होगा। पुअर स्क्रीनिंग होगा तो चार्ज आगे तक चला जाएगा, चार्ज आगे तक चला जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही रीज़न है कि
ग्रुप 3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रुप्स में जब आप 4D से 5D आते हो तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, है ना। इसको लिखवा भी दूंगा मैं अलग से, इतनी बात आप नोट कर लो। चलो लिखवा देता हूँ मैं इसको, इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हालांकि आप 12th में पढ़ोगे ही इसको। ऑन मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज, कहाँ छोड़ के, ग्रुप 3। रीज़न है क्योंकि वहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट नहीं हुए थे। साइज इंक्रीजेस बट फ्रॉम 4D से लेके कहाँ तक 5D सीरीज में साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। या तो मैं कहूँ सेम रहता है और इट डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये किस वजह से होता है, दिस इज कॉज्ड बाय पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स की क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। बताओ इतनी बात समझ आ रही है, नोट कर लेना इसको। हालांकि 12th में आपके डी ब्लॉक में फिर से आएगा, बट अभी के रीज़न के लिए अगर आप ड्रॉप आउट के बच्चे हो या आप समझने के लिए पढ़ रहे हो तो इस बात को नोट कर लेना। रटने के लिए पढ़ रहे हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखना ध्यान से, कुछ एक नोट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना आप। जब अगर अलग अलग पीरियड में कंपैरिजन आ जाए, किसमें, जब अगर अलग अलग पीरियड में कंपैरिजन आ जाए, जैसे कि सेकंड और थर्ड पीरियड में, ठीक, तो आप क्या करोगे, चार्ज को प्रायोरिटी दोगे। और डिफरेंट पीरियड में जब आपको कंपैरिजन करना है तो आप आयनिक पोटेंशियल यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे आप, आयनिक पोटेंशियल, ठीक है। और आयनिक पोटेंशियल का आपको पता ही था, आयनिक पोटेंशियल है ना, आयनिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। लिथियम कहाँ है ली, सेकंड पीरियड का, बेटा मांगे ये कहाँ है, थर्ड पीरियड का। तो ध्यान से आप देखो ये किसका है, सेकंड पीरियड का है, और ये किसका है, थर्ड पीरियड का। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में हम कंपैरिजन किससे करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं चार्ज से। तो चार्ज Mg2+ का ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा, और आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा तो साइज़ कम। तो ज़्यादा साइज़ किसका हो जाएगा, लिथियम प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। साइज़ यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा था जिसकी वजह से आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा था, और फिर साइज़ क्या हो गया, साइज़ यहाँ पे कम हो गया। एक चीज़ यहाँ पे छोड़ देना, एक्सक्लूडिंग बेरिलियम 2+ है ना, और एल्यूमिनियम 3+। यहाँ किसको प्रायोरिटी दी जाती है, साइज़ को। बाकी सेकंड और फोर्थ का कोई एग्जांपल देख लो आप, ठीक है। किसके लिए, सेकंड और फोर्थ के लिए बताओ कोई एग्जांपल, कौन सा बताएं सर। ये लो आप, लिथियम +1 बेटा मांगे कार, कैल्शियम 2+, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, साइज़ को। कैल्शियम का साइज़ ज़्यादा होगा ही सर, साइज़ ज़्यादा होगा तो आयनिक पोटेंशियल कम होगा, आयनिक पोटेंशियल कम होगा तो जो हम एटॉमिक साइज़ मेज़र कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये बात समझ आ रही है, नोट ध्यान रखना। सेकंड और थर्ड पीरियड के कंपैरिजन में चार्ज को प्रायोरिटी दी जाएगी और सेकंड और फोर्थ में साइज़ को। अल्टीमेटली इन दोनों का चेंज हम देखेंगे आयनिक पोटेंशियल के साथ, और फिर आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। माइन वाले फैक्टर में मैंने आपको बता दिया था, नोट कर लो इसको। और देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, अगर मोनो एनाइंस है ना, तो यहाँ पे एक निमोनिक है अपना कि एनाइंस में, आई स्टैंड्स फॉर आयोडाइड, ही
है ना, ई में H स्टैंड्स फॉर हाइड्राइड, बहुत में B स्टैंड्स फॉर ब्रोमाइड, C स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, F में F स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड। ठीक है, तो है क्या मैटर सर? मैटर इस प्रकार है कि अगर आप बात करते हो ना किसकी, अगर आप बात करते हो मोनो एनाइंस की, तो ऑर्डर क्या आ जाता है ये। तो H माइनस का साइज बड़ा क्यों हो गया, है ना? वो हुआ उसकी इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की वैल्यू की वजह से। वो किस वजह से हुआ? वो हुआ उसकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू की वजह से। आ रही है बात समझ में? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ध्यान रख लो कि पीरियड्स में सेकंड और थर्ड और सेकंड और फोर्थ पीरियड का कंपैरिजन और मोनो एनाइंस का। इतनी सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम पढ़ते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की तरफ, यानी कि अपने क्वेश्चंस की तरफ, और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया हुआ है आपके 2023 में अपीयर हुआ था ये क्वेश्चन, जिसमें कि आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई बताना है। और मेरे हिसाब से देखते ही आप लोग इसको बता दोगे, क्योंकि सारे जो हैं वो क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चेक कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लो बच्चों, देखते ही चमक जाए क्वेश्चन। नहीं यकीन हो रहा है तो चेक कर लो आप। कैल्शियम 18 होता है ना, 2 और जोड़ दिए 20, पोटेशियम 19, 20 है ना, सॉरी कैल्शियम 20 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2 निकाल दिए 18, पोटेशियम का 19 होता है, 1 निकाल दिया 18, क्लोरीन का 19 होता है, 1 बढ़ा दिया 20, सल्फर का 18 होता है, 2 बढ़ा दिए 20। ठीक है, तो हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए पढ़ा था नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ है? सल्फर में, फिर Cl माइनस में, है ना। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, जिरकोनियम और हॉफनियम का सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्यों होता है? कह दो कि अभी अभी मैंने बताया था आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अलाना फलाना, और क्या, यारी ज़रा निभाना। अरे ये तो शायरी बन गई, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अलाना फलाना, इट्रियम, जिरकोनियम, निबोनियम, है ना, नायोबियम, साथ निभाना, यारी ज़रा निभाना मौत तक। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, टाइटेनियम का और जिरकोनियम और हॉफनियम का 5D में तो आओ सर, ला हफ्ता, तो इन दोनों का साइज सेम क्यों होता था? ठीक है, वो होता था बच्चों लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पढ़ाया था ना। तो अब हम जब साइज पढ़ ही रहे हैं तो हम इसको ये क्यों कहें कि ये मैं F ब्लॉक में पढ़ाऊँगा या F ब्लॉक में होता है, यही समझ लो ना इसको। नीट 21 में क्वेश्चन आया था, आंसर क्या हो जाएगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और देखो आप नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। गलती से आ गया बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन, बट गलती का हम इलाज क्या कर सकते हैं? देखो आपको मैंने बताया है, जो एसिडिक नेचर होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मेरे ख्याल में सभी +2 हैं। ठीक, तो एसिडिक नेचर, और आप देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और हमें अभी आगे पढ़ना है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो देखो आप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे नीचे मतलब कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? बेरिलियम की। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी कौन हो जाएगा? बेरिलियम का ऑक्साइड हो जाएगा। बाकी आपको पता है इनके ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन बेरिलियम है हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ शो करता है, तो उसी वजह से इसने घपला कर दिया यहाँ पे। चलो जी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयंस इज लोएस्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? वो एक्वस सॉल्यूशन की बात किसकी हो रही है? एक्वस सॉल्यूशन की। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, डेली लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हेल्दियर मतलब हैवी जो पार्टिकल है वो हल्के मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², और जो हल्का पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। ऐसा है क्या?
नहीं सर, बट एक जनरल बात है कि जो भारी भरकम होगा वो हल्के मूव करेगा, बाकी प्रैक्टिस तो कुछ भी करवा सकती है इंसान से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन की। अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात होती है तो आप बात कर रहे हो कि आप सॉल्यूशन में हो। एक्वस का मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। वाटर करता है हाइड्रेशन, ध्यान से समझना आप। Na+ जो है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। ये देखो आप, इसकी चार्ज डेंसिटी यहाँ तक फैली हुई है, तो इसको हर जगह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रेटेड साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका हाइड्रेटेड साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मैं बात करूँ आपके लिथियम का, और ज़्यादा हो जाएगा। इसको क्या बना देता हूँ, लिथियम बना देता हूँ। देखो रिलेटिवली सोडियम का ये साइज़ थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का और कम हो जाएगा। रीज़न समझ में आ रहा है बच्चों, चार्ज डेंसिटी है ना। होता क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है समझ लो आप, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा यार, है ना। चार्ज डेंसिटी होती है सर, किसी भी चीज़ की डेंसिटी होती है वो अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज की डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब चार्ज तो सब जगह सेम है, डाउन द ग्रुप जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम। मतलब चार्ज दूर दूर तक कम फैलेगा, दूर दूर तक कम फैलेगा तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ नहीं पाएंगे, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ नहीं पाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का साइज़ क्या रह जाएगा, छोटा, और आयंस का साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आयनिक साइज़ क्या है, छोटा है, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमसे लोएस्ट पूछ रहा है, तो सबसे बिगर साइज़ किसका है, लिथियम का, तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, लोएस्ट पूछा था। वैसे मैं इसको इलेक्ट्रो में पढ़ाता हूँ, बट अब यहाँ पे आया है और साइज से है तो हमने इसको कर दिया। रीज़न समझ आ गया ना, चार्ज डेंसिटी। वाटर मॉलिक्यूल सराउंड क्यों करते हैं किसी आयन को, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखता है, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होगा उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड साइज हो जाएगा। नोट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है। नीट में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देन फिफ्थ देखो आप, स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। अगर आपको याद आ रहा हो तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिर इसके पास। पोटेशियम का कितना होता है, 19, एक चला गया 18। कैल्शियम का कितना होता है, 20, दो चलेगा 18। सारे क्या हैं ये सारे हैं सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का जो साइज़ है वो डायरेक्टली नेगेटिव के, इन्वर्सली पॉजिटिव के। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका हो जाएगा, आर्गन का, उसके बाद उससे कम K+, है ना। न्यूट्रल का तो ज़्यादा ही होगा ना जब प्लस का कम हो रहा है। तो बताओ, ये क्वेश्चन आपका PMT 2015 में था। तो PMT रिलेटिवली टफ होता था, नीट में तो अब NCERT फिक्स ही कर दिया उन्होंने, तुम पढ़ो ही मत बाहर का कुछ। ध्यान से देखो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किनकी प्रॉपर्टी सेम होती है सर, अभी तो बताया था, जिरकोनियम और हॉफनियम की। जो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उन्हीं की तो सेम होगी ना, ला हफ्ता, है ना, यारी ज़रा निभाना, ये लो, मौत तक, वरना, इस तरीके से, ठीक है। तो जिरकोनियम हॉफनियम सेम, नायोबियम टेंटेलम सेम, कहीं दिया है, नहीं दिया है। मॉलिब्डिनम टंगस्टन सेम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि समझाया आराम से था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान से देखो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना भी ज़्यादा साइज। मतलब ये लो, अरे 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 अरे, ये देखो, कह दो कि समझ आ गया है। भाई साहब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चेक कर लेना, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चेक कर लेना आप, ठीक है। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये ऑर्डर आता, बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आप चेक कर लेना। तो फिर नेगेटिव जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा साइज, उस हिसाब से कर दिया। देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, पढ़ो तो। अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन,
स्मॉलर द आयनिक रेडियस नहीं यार, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज, है ना, ग्रेटर आना चाहिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पूछा, और पढ़ लेते हैं। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज सही है। इंक्रीज एज फर्स्ट ग्रुप ऑफ द, ठीक है। एलिमेंट्स इंक्रीज एज वी मूव। एटॉमिक रेडियस ऑफ इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस तो यार डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज होता है ना। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। यहाँ थोड़ा सा यार घपला लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर 18th ग्रुप तक की बात करते हो आप तो साइज इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो, इस हिसाब से तो ए ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते क्या होता है आपका साइज बढ़ ही जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ए है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना आप नेट वगैरह पे डाल के, गूगल पे। हाईएस्ट कैटाइन टू एनाइन साइज रेशो, ठीक है। हेलिना की रब से सीजियम का साइज सबसे बड़ा होगा फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटू होगा। तो CS और F में जो कैटाइन और एनाइन का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? हाईएस्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये क्या हो गया? ये अमंग द एलिमेंट्स द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, रखो इनको, सेटिंग करो इनकी। मैग्नीशियम यहाँ आएगा ग्रुप 2 में। बेटा मांगे कार, दिलवाओगे अपने बेटे को? सर उस लायक तो बन जाए, अभी तो हमारे पास ही नहीं है ना। इधर देखो ग्रुप 15 नेपाल पाकिस्तान, ग्रुप 17 ठीक है फ्लोरीन क्लोरीन। ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? कैल्शियम का होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का, है ना, फिर फॉस्फोरस का और फिर क्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका? कैल्शियम का, देन मैग्नीशियम का। क्योंकि यार नीचे आते समय तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते समय साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का, क्लोरीन का, ClPmgACA, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। PMT में आ रखा है, देखो ध्यान से देखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम साइज? जिरकोनियम ऑफनियम। यार ये तो एग्जाम्पल रटना ही पड़ जाएगा तुम्हें। जिरकोनियम ऑफनियम, रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनिक रेडियस क्या होती है? Z इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया था ना माइन में। E इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमारे सर जी ने इसको खूब अच्छे से स्टेटमेंट को हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पढ़ते हैं स्टेटमेंट 1। Cl2 मॉलिक्यूल में क्या कोवेलेंट रेडियस डबल होती है एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन के? नहीं यार, ये होगा ना Cl2 मॉलिक्यूल का, तो ये, ठीक है। इस D का हाफ करोगे वो होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अगला पढ़ो, रेडियस ऑफ एनाइनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर। हाँ ये बात सही है। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। आ रही है बात समझ में या नहीं? यार कैसे कह सकते हो आप कि डबल होगा एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन के? नहीं ना, उन दोनों का बॉन्ड बनेगा, कुछ ओवरलैपिंग होगी। चलो नेक्स्ट देखना, 5 बजे से ऑफलाइन क्लास भी है, लेक्चर अपलोड भी करना है। चलो आप ही लेंदी कर रहे हो सर सेशन को, ध्यान से देखो। क्वेश्चन भी तो कराने हैं यार, फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन करो, क्लियर कहानी। देखो, द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al3+। Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 2- में, हाँ एटॉमिक नंबर 8 होता है, और मैग्नीशियम का 12, 2 निकल गए होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके 10 हो जाएंगे
और Mg2+ में भी कितने हो जाएंगे, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचानने को आ सकता है, साइज निकलवाने को आ सकता है। नेक्स्ट देखो assertion रीजनिंग, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज डबल दिस। ये किसने कहा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज सेम होता है, माना कि इन दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन साइज तो O2- का ज़्यादा होगा ना, तो ऐसी झूठ मूठ बातें क्यों करते हो, एसर्शन गलत क्यों बताते हो सर आप। चलो बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये बात सही है, तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो नीट के इसलिए पुराने कराने पड़ते हैं क्योंकि होता ही नहीं है कलेक्शन। जेई में तो पिछले 2 साल के उठा के देख लो, लगभग 2 बार पेपर होता है, 5 दिनों में होता है, 2 शिफ्ट में होता है, 10 10 10 20 क्वेश्चन तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं हर चैप्टर से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कर लेना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज है ना, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। किस बेसिस पे कर दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले बेसिस पे कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो आप, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज, ठीक है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। तो आप ध्यान से देखो जरा, P3H2, अरे पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वाह जी वाह। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों, ये सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो नेक्स्ट देखो, द आयनिक रेडियाई ऑफ K+, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सर देखते ही कैसे बता देते हो आप, देखना क्या है यार, उसमें चेक करना होता है, कर दो चेक। पोटेशियम है ना, नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यार, ये देखो ये रहा सोडियम हैलीना, ये रहे K+, एल्यूमिनियम 3+ इधर आएगा, बैगन आलू, ठीक है, हैलीना बैगन आलू, और Mg2+ कहाँ आएगा बेटा मांगे यहाँ पे। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ता ही है, यानी कि K+ में और Mg2+ में, तो K+ का साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, कैंसिल करते हैं। फिर इसमें चेक कर लो आप, Na+ और Al3+ में, है ना, Na+ और Al3+ में इसका साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना दोनों, ये 10-10 इलेक्ट्रॉन वाले हैं आपके, ठीक है। हैलीना बेटा मांगे, यार कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार फिर से करता हूँ, ध्यान से आराम से, जल्दीबाजी नहीं सर, है ना, ध्यान से देखो आप, हैलीना की मांगी साथी, देखो इधर हैलीना की, है ना, बेटा मांगे कार, बैगन आलू। तो कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, Na+, Mg2+, Al3+, तो यहाँ तो ऑर्डर ये आ जाएगा। K+ का ऑटोमेटिकली साइज क्या होगा बड़ा, तो सबसे ज़्यादा साइज K+ का, फिर Na+ का, फिर Mg2+ का, ये लो, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारे क्या थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। तो आती हुई चीज़ जल्दीबाजी में गलत हो जाती है, इसलिए भाई जल्दी मत मचाना। ध्यान से देखो, F- O2- आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, इनकी कोवेलेंट रेडियस दे रखी है और कोवेलेंट रेडियस नाइट्रोजन की भी दे रखी है, तो N3- की बताओ आप। द आयनिक रेडियाई रिस्पेक्टिवली, यार इतना दोनों की आयनिक रेडियाई सेम कैसे हो गई, तो इनसे तो ज़्यादा ही होगी, 1.33 से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट इज़ बिगर देन, हाँ ज़्यादा होगी भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखो ना, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, N3- 10 इलेक्ट्रॉन, O2- 10 इलेक्ट्रॉन, F- 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और देखो, द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज इतना, Mg2+ और Al3+ की आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारे बच्चों, सारे क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, 10 10 10, बस करो सर बस, देखो बस कर ही रहे हैं, ख़त्म ही होने वाला। देखो
इसकी कितनी है 1 पॉइंट सॉरी यार, इसकी कितनी है 1.02, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा होगी ना, इनकी कमी होगी, तो Mg2+ की कितनी होगी, कम वाली वैल्यू देख लो, ये तो वैसे ही हट गया, ठीक है। इनमें से देख लो आप, कम वाली वैल्यू पहले कहाँ लिखी है, यहाँ ज़्यादा लिखी है, इसको हटाओ यहाँ। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस बेसिस पे देख रहे हो ना, मैं उधर देख नहीं रहा हूँ, पता लगा तुम भी इधर ना देख रहे हो, चले गए हो, बोले सर हमें तो देख के पढ़ा नहीं रहे। अरे यार क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ध्यान इधर दें कि वहाँ दें, ठीक है। तुम दोनों जगह दोगे, तुम मल्टी टैलेंटेड हो। और देखो आप, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। बस खेल अरे है यार है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ Ag इज़ क्लोजेस्ट टू, तो ध्यान से देखो आप, ला हफ्ता, हफ्ता में क्या आ जाएगा आपका, हफ्ता TA, वरना रेहान, ओसामा, इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ यारी, ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद, Ag AU, लेकिन नीचे वाला होता है ना, हाँ तो Ag के साथ, हाँ Ag का साइज़ किसके साथ होगा, AU के साथ। क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किस वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं आपके, कार्बन है, तो कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन है यहाँ रहा, फ्लोरीन ये रहा, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ जाने में साइज़ डिक्रीज़ होता है, यहाँ से यहाँ आने में साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। सबसे ज़्यादा Br का यानी कि E, फिर उसके बाद Cl का यानी कि D, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद C का, कार्बन का, तो कार्बन A है, A ऑप्शन यहाँ दिया है, तो B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, N3-, O2-, F- एंड Na+। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है सब में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब तो नहीं है, अभी भी है यार, स्लो क्यों चल रहा है इसका प्रोसेस, देखो ध्यान से। कार्बन किसका साइज कंपेयर करवा रहे हो, कार्बन का, ठीक। सीजियम कहीं यहाँ आएगा सर, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू यहाँ पे आएगा उस स्टाइल से। सबसे ज़्यादा सीजियम का, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का, उसके बाद सबसे ज़्यादा सल्फ़र का, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि पता है डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या होता है, कम होता है। इनके लिए करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग, O2- ऑर्डर में ही तो लिखे है, नहीं इंक्रीजिंग पूछा है ना, ठीक है। O2- का सबसे ज़्यादा, F-, Na+, Mg2+, कैसे लगा दिया सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कैसे लगा दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। बहुत देर होगी सर एसी के नीचे, छींक भी आ गई है, कुछ भी हो सकता है, दवाई रखी है, निपट लेंगे, है ना। देखो देर इसलिए होगी सेशंस में क्योंकि अपने भी एग्ज़ाम चल रहे थे बीएड के, अभी एक कल और बचा है। इनकी कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करें, N3- की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो यहाँ दी है। उसके बाद O2- की वो यहाँ दी है, कहाँ दी है, यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या आएगा, N3-, O2-, F-। ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों, है ना। चल नेक्स्ट देखो, अब तो नहीं है ना, पक्का पक्का नहीं है ना, नहीं है, ठीक। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, और बहुत बहुत आपके लिए एक हम गिफ्ट दे के जा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, है ना। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ जब भी देख रहे हो उसके बाद से हैव अ नाइस डे। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, लगभग
पौने 2 घंटे का 1 आवर 45 मिनट का लेक्चर हुआ। आप लोगों ने कोऑपरेट किया, तो इस कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। जो ब्रेक आया था वो मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, बीएड के कल लास्ट है, उस वजह से। अब हम अपने पेस को वापस कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर्स आपको फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।